हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस में बनने वाले इम्पोर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन। आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि ये सारे क्वेश्चन हम प्रतिदिन लेकर आ रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े और इन प्रश्नों को देखें। ये सारे प्रश्न बिहार पुलिस में बार बार पूछे गए हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि गोवा को किस ऑपरेशन के द्वारा पुर्तगालियों से आज़ाद किया गया था। तो गोवा को जो है ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों से आज़ाद किया गया था। ऑपरेशन विजय की शुरुआत कब किया गया था? ऑपरेशन विजय की शुरुआत 17 दिसंबर 1961 को किया गया था। और ऑपरेशन विजय के द्वारा ही 19 दिसंबर 1961 को जो है गोवा को जो है पुर्तगालियों से गोवा को क्या कर दिया गया? आज़ाद कर दिया गया। 19 दिसंबर को जो है गोवा मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि गोवा जो है गोवा को 30 मई 1987 को गोवा 56वां संविधान संशोधन द्वारा भारत का 25वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? 25वां राज्य बना। तो भारत का 25वां राज्य पूछा जाता कौन सा है? गोवा है। और किस संशोधन के तहत बनाया गया था? 56वां संविधान संशोधन। और कब बनाया गया था? तो 30 मई 1987 को गोवा भारत का राज्य बना। ठीक है, ये याद रखिएगा। और 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कर दिया गया था। और 19 दिसंबर को ही गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, और भी यहाँ कुछ ऑपरेशन है, उसको याद रखिएगा। देखिए, ऑपरेशन पोलो के तहत जो है हैदराबाद से निजाम को भगाया गया था। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जो है भारत में जो प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था, उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था। कब किया गया था? तो 1974 में किया गया था। 18 मई 1974 को भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, राजस्थान के पोखरण के रेगिस्तान में और इंदिरा गांधी के समय। आप लोग ये भी जानते हैं कि ऑपरेशन देवी शक्ति जो है, यह जो है इसका परीक्षण भी किया गया था राजस्थान के रेगिस्तान के मतलब कि राजस्थान के पोखरण के मैदान में किया गया था। ठीक है, राजस्थान के पोखरण के मैदान में किया गया था। और ये जो किया गया था 1998 में किया गया था। 13 मई 1998 में किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, जिसका नाम ऑपरेशन देवी शक्ति था। तो पहला परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया गया था। दूसरा परमाणु परीक्षण ऑपरेशन देवी शक्ति के नाम से किया गया था। ऑपरेशन पोलो जो है हैदराबाद से संबंधित है, हैदराबाद से निजाम को भगाया गया था ऑपरेशन पोलो के तहत ही। और ऑपरेशन विजय के तहत गोवा से पुर्तगालियों को भगाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों को याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष कर दिया गया था। याद रखिएगा कि लोकसभा का कार्यकाल एक ही बार किया गया है, 6 वर्ष। कब किया गया है? तो याद रखिएगा, जब 5वीं लोकसभा खत्म हुआ था 1971 में, तो 6ठी लोकसभा का कार्यकाल चलना चाहिए था 1976 तक, लेकिन इसे बढ़ाकर 1977 तक चलाया गया था। ठीक है, 6ठी लोकसभा। ठीक है, याद रखना है कि उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। तो राष्ट्रीय आपातकाल में एक नियम है कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है तो लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो जाता है तो उसे 6 वर्षों से अधिक बढ़ाया नहीं, सॉरी, 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। कितने माह से? 6 माह से अधिक। और जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहता है तो 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो आप लोग जानते हैं कि 1942वां संविधान संशोधन के तहत जो है लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया था। कब कितने वर्ष कर दिया गया था? 6 वर्ष कर दिया गया था। और 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। और 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है फिर लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष कर दिया गया। और ये कब किया गया था? तो 1978 में किया गया था। कब किया गया था? 1978 में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न बनता है, यहाँ से याद रखिएगा। अब देखिए, कुछ बातों को और जान लीजिए। देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। और राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। यहाँ से भी प्रश्न डायरेक्ट आता है। ठीक है, याद रखिएगा कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा जो है एक अस्थायी सदन है। लोकसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है। वहीं राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है। ठीक है, ये याद रखिएगा। लोकसभा को जो है इस सदन को लोगों का सदन कहा जाता है या इसे मूर्खों का सदन कहा जाता है। और राज्यसभा को विद्वानों का सदन कहा जाता है। भारत में लोकसभा की जो सदस्यों का वर्तमान सीटें हैं वो कितना है? 543 हैं। और अधिकतम कितना हो सकता है? तो 550 हो सकता है।
अधिकतम 550 हो सकता है। ठीक है, पहले 552 था लेकिन वर्तमान में 550 हो सकता है। और राज्यसभा के सदस्यों का संख्या कितना है वर्तमान में, तो 245 से। कितना है, 245 से। और कितना हो सकता है अधिकतम, तो 250 हो सकता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और लोकसभा में पहले राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे, 2 एंग्लो इंडियन को। वर्तमान में न ही मनोनीत किया जाता है। 104वां संविधान संशोधन के तहत इसे हटा दिया गया है। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, अब याद रखना है कि अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले 1963 में, याद रखिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम कब लाया गया था, तो 1963 में। किसने लाया था, तो ये भी पूछा जाता है। तो जेपी कृपलानी ने लाया था। किसने लाया था, तो जेपी कृपलानी ने लाया था 1963 में। कृपलानी ने। और किसके विरोध में, तो 1963 में कौन थे भारत के प्रधानमंत्री, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो है खिलाफ लाए थे ये, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पत्र लाए थे। तो याद रखिएगा कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। सबसे पहले इसे कब लाया गया था, तो 1963 में लाया गया था। किनके द्वारा, तो जेपी कृपलानी के द्वारा लाया गया था। और किनके विरुद्ध में लाया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध में लाया गया था। याद रखिएगा, यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न भी ये बनता है कि अविश्वास प्रस्ताव का क्या संविधान में उल्लेख है, तो अविश्वास प्रस्ताव का किसी भी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है, ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था। तो आपको याद होगा कि साइमन कमीशन का गठन जो है 26 नवंबर 1927 को इंग्लैंड में किया गया था। और इसके सदस्यों की संख्या कितना था, इस साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। और सातों के सातों अंग्रेज थे। इसी बात के लिए भारत में भारतीयों ने इसके खिलाफ थे, साइमन कमीशन के खिलाफ थे। और आप लोग जानते हैं कि साइमन कमीशन जो है इस किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था, तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न बनता है, उससे पहले ध्यान रखिए। पहला बात कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1927 को किया गया था। इनके सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7 था। इसमें सातों के सातों क्या थे, अंग्रेज थे। और एक किनकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था, तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। और एक और बात याद रखिएगा कि भारत कब आया था साइमन कमीशन, तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। और आपको पता होगा कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। और साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय जो है विरोध कर रहे थे। तो इन पर लाठीचार्ज किया गया 30 अक्टूबर 1928 को, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है 17 नवंबर 1928 को। इनका लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो जाता है। और इन पर लाठीचार्ज होता है 30 अक्टूबर 1928 को। ये याद रखिएगा। अब देखिए लाला लाजपत राय से याद रखिएगा कि इन्हें शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। और पंजाब केसरी के भी नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को, ये याद रखिएगा। और शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है, आप लोग याद रखिएगा। और देखिए साइमन कमीशन और लाला लाजपत राय से एक और याद रखिएगा नारा इनके द्वारा कहा गया था, मेरे सर पर मारी गई एक एक लाठियाँ अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये लाला लाजपत राय के द्वारा ही कहा गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि इजराइल के संसद को क्या कहा जाता है। तो इजराइल के संसद याद रखिएगा नेसेट कहा जाता है इसे, ठीक है। और बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद कहा जाता है। और चीन के संसद को नेशनल पीपुल्स असेंबली कहा जाता है। और मजलिस अल शूरा जो है ये सऊदी अरब के संसद को मजलिस अल शूरा कहा जाता है। नेशनल पीपुल्स असेंबली जो है ये चीन के संसद को कहा जाता है। नेसेट इजराइल के संसद को कहा जाता है। और जातीय संसद बांग्लादेश के संसद को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और संसद की जननी पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो ब्रिटेन को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा कि संसद की जननी किसे कहा जाता है, तो ब्रिटेन को कहा जाता है। और इजराइल की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा जेरूशलम है। क्या है, जेरूशलम है। और जेरूशलम एक ईसाइयों के लिए पवित्र स्थान है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए प्रश्न पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1875 में। ठीक है, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है आत्मीय सभा, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आत्मीय सभा का गठन 1815 में किया गया था। और 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा ही किया गया था। ये भी याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद से याद रखिएगा कि इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त है और स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही 1897 में, स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है का वर्णन है। तो आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 37 में इसका वर्णन है। अब चलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। आप लोग जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 36 से 51 तक, और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब चलिए हम एक एक करके 36 से 51 तक के अनुच्छेदों को अच्छे से देख लेते हैं। शांति से बस आप लोग सुन लीजिए, सुने रहिएगा तो एग्जाम में बना सकते हैं। तो देखिए अनुच्छेद जो 36 से इसमें वर्णन है राज्य की परिभाषा का। ठीक है, अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है, अर्थात कि अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है अगर हनन होता है तो इसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हम लोग नहीं जा सकते हैं। इस याद रखिएगा अनुच्छेद 37 के तहत। अनुच्छेद 38 के तहत याद रखिएगा, अनुच्छेद 38 में जो है इसमें का वर्णन है लोक कल्याणकारी राज्य का वर्णन, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का वर्णन किस में है, अनुच्छेद 38 में है। ठीक है, अनुच्छेद 39 याद रखिएगा, अनुच्छेद 39 में जो है कहा गया है कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन देने का वर्णन किस में है, अनुच्छेद 39 में है। और इसमें याद रखिएगा निःशुल्क विधि सहायता का भी वर्णन है, निःशुल्क विधि सहायता का वर्णन किस में है, अनुच्छेद 39 में। और समान कार्य के लिए समान वेतन देने का भी वर्णन किस में है, 39 में। आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 40 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है एक इम्पोर्टेंट कि पंचायती राज्यों का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में है पंचायती राज्यों का गठन। ठीक है, अनुच्छेद 41 के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि अनुच्छेद 41 में जो है कुछ दशाओं में सहायता यानी शिक्षा काम में सहायता सरकार देगा, इसका वर्णन किस में है, अनुच्छेद 41 में है। कुछ दशाओं में सहायता सरकार देगा, अनुच्छेद 41 में इसका वर्णन है। और कौन कौन सी दशाएं हो सकता है, वो शिक्षा और काम हो सकता है। याद रखिएगा अगला अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 में जो है कहा गया है कि मनोचित दशा या न्याय संगत दशाओं में सरकार सहायता करेगा। मनोचित दशा और न्याय संगत दशाओं में सरकार सहायता करेगा, यानी कि जैसे कि आप लोग जानते हैं मनोचित के मतलब कि जैसे प्रसूति के लिए जो महिलाओं के लिए 6 माह का छुट्टी सरकार के द्वारा दिया जाता है प्रसूति के लिए। ठीक है, डिलीवरी के समय। वही अनुच्छेद 43 के बारे में देखा जाए तो अनुच्छेद 43 जो है इसमें वर्णन किया गया है निर्वाह योग्य मजदूरी का। अनुच्छेद 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी देने का वर्णन किया गया अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 44 में किसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 44 में जो है कहा गया है कि समान सिविल संहिता यानी कॉमन सिविल कोड का वर्णन किस में है, अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 45 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 6 वर्षों से कम आयु के बच्चों को सरकार शिक्षा एवं पोषण स्तर को ध्यान में रखे। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि सरकार 6 वर्षों से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और पोषण स्तर को ध्यान में रखे। अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि एससी और एसटी एवं कमजोर वर्गों को शिक्षा एवं धन से सहायता करे। कहा गया है कि सरकार न अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि सरकार एससी और एसटी जो लोग हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं या जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको शिक्षा और धन से सहायता करे। 46 में। अनुच्छेद 47 में क्या वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि पोषण आहार स्तर बनाए रखा जाए और शराबबंदी पर ध्यान रखा जाए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 48 में क्या वर्णन है, तो अनुच्छेद 48 में याद रखिएगा कहा गया है कि पशुपालन वन्य जीव की सुरक्षा किया जाए,
पशुपालन भी किया जाए, वन जीव की सुरक्षा भी किया जाए और दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाई जाए। ये अनुच्छेद 48 में इसका वर्णन है। सुनते रहिए, ये सुन लीजिएगा तो एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा यहाँ से। और अनुच्छेद 49 याद रखिएगा। अनुच्छेद 49 में जो है कहा गया है कि ऐतिहासिक स्मारक की सुरक्षा हो। जितने भी हमारे पास ऐतिहासिक स्मारक हैं, जैसे कि लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, इंडिया गेट हो गया, जितने भी ऐतिहासिक हमारे पास जो है स्मारक हैं, इसका क्या किया जाए, सुरक्षा किया जाए। अनुच्छेद 50 याद रखिएगा। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा जाए। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि जो कार्यपालिका होती है उसको न्यायपालिका से अलग रखा जाए। और अनुच्छेद 51 याद रखिएगा। अनुच्छेद 51 में कहा गया है, वर्णन किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम रखा जाए। अनुच्छेद 51 में तो ये पूरा हम अनुच्छेद बता दिए, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व में इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग अगर नहीं ठीक से एक बार में देखे हैं तो थोड़ा पीछे करके एक बार और इसको सुन ले, क्योंकि यहाँ से प्रश्न रहता है। ये इसमें से अनुच्छेद 36 भी इम्पोर्टेंट है, 40 भी इम्पोर्टेंट है और 45 भी इम्पोर्टेंट है। और एक और बताते हैं, इसमें जो है इसमें से जो है ये वाला 48 भी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और 44 भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 44 में समान सिविल संहिता का वर्णन है, समान सिविल कोड का वर्णन किसमें है, तो 44 में इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि जानकी रमन समिति किनसे संबंधित है। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि जानकी रमन समिति जो है प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये समितियों से बड़ा प्रश्न पूछा जाता है। और जितना यहाँ समितियाँ दिया गया है ना, इन समिति से भी बहुत, ये सारी समितियाँ इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए जनसंख्या नीति से संबंधित एक समिति है, उसको याद रखना है। स्वामीनाथन समिति जो है जनसंख्या नीति से संबंधित है। उसी तरह याद रखिएगा कि दांतवाला समिति जो है ये बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है। और रेखी समिति याद रखिएगा, ये अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। तो स्वामीनाथन समिति जो है जनसंख्या से संबंधित है, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है, दांतवाला जो समिति है, दांतवाला समिति ये बेरोजगार के अनुमान से संबंधित है, और रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। तो ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष संसद में पारित हुआ। तो आप लोग जानते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को हम लोग संक्षिप्त में नरेगा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? नरेगा कहते हैं। नरेगा का पूरा नाम क्या होता है तो सुन लीजिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना होता है। इसके बारे में याद रखिएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देता है। कितने दिनों की? 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देता है। और यह एक केंद्रीय योजना है। कौन सी योजना है? एक सेंटर योजना है और केंद्रीय योजना है। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है इसे वर्ष 2005 में संसद में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो पूछा भी गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को किस वर्ष संसद में पारित किया गया था, तो 2005 में पारित किया गया था। अब याद रखना है कि 2 फरवरी 2006 को इसे संसद के द्वारा शुरू कर दिया गया। ठीक है, इस योजना को शुरू भी कर दिया गया 2 फरवरी 2006 को। और 2009 को इसी योजना का नाम परिवर्तित कर दिया गया। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2009 को इसी योजना को मनरेगा के नाम से जाना जाने लगा। मनरेगा का मतलब क्या हुआ कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से इसे जाना जाने लगा। कब से? 2009 से, 2 अक्टूबर 2009 से, गांधी जी के जन्मदिन पर। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए किसी भी प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। अब एक बात सुनिए, यही होता है विधानमंडल में। राज्य आप लोग जानते हैं कि भारत के 6 राज्यों में, और नहीं, भारत विधानमंडल में भी यही होता है। देखिए विधानमंडल में भी क्या होता है, एक विधानसभा होता है और एक विधान परिषद होता है। तो विधान परिषद के जो सदस्य बनते हैं, विधान परिषद के जो सदस्यों की बनने की न्यूनतम जो आयु है वो है 30, और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 25।
ये याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए विधानमंडल के बारे में, विधान परिषद के बारे में याद रखिएगा कि विधान परिषद जो है भारत के मात्र 6 ही राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है, और विधानमंडल जो है भारत के सभी राज्यों में पाए जाते हैं, जिनकी विधानसभा जो है भारत के सभी राज्यों में पाए जाते हैं, और विधान परिषद जो है मात्र 6 राज्यों में ही पाया जाता है। वो कौन कौन से राज्य हैं ये भी देख लीजिए, बता देते हैं। वो जो राज्य हैं कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। ये राज्य है जहाँ पर विधान परिषद की व्यवस्था किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए कुछ अनुच्छेद बताते हैं, उन अनुच्छेदों को आप लोग याद रखिएगा। देखिए संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है, राज्यसभा का वर्णन 80 में किया गया है, और लोकसभा का वर्णन 81 में किया गया है। उसी तरह विधानमंडल का वर्णन अनुच्छेद 168 में किया गया है, विधान परिषद का वर्णन अनुच्छेद 169 में किया गया है, और विधानसभा का वर्णन 170 में किया गया है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारे अनुच्छेद पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी से संबंधित 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।